एक ऐसा देश जहां 100 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जहां घड़ी सेट करना भी किसी टास्क या एडवेंचर से कम नहीं, क्योंकि यह एक या दो नहीं बल्कि 11 अलग अलग टाइम जोन में फैला हुआ है। यह जगह इतनी बड़ी है कि इसे देखकर लगता है कि कोई देश नहीं बल्कि पूरा महाद्वीप हो या फिर उससे भी ज्यादा, क्योंकि यह तो 2 महाद्वीप में फैला हुआ है। मगर सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? उस दौर में जब ब्रिटेन इतना ज्यादा शक्तिशाली था, आखिर तब भी रूस इतना विशाल कैसे बन पाया? तो चलिए डिटेल में जानते हैं। कहानी रूस की आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि रूस हमेशा से इतना बड़ा नहीं था। यह सब कुछ 400 या 500 सालों के अंदर ही घटित हुआ है। हालांकि वह अलग बात है कि 1991 से पहले तो रूस इससे भी बड़ा हुआ करता था। फिर उसके बाद में कुछ ऐसी स्थिति बनी कि रूस को अपना बहुत सारा हिस्सा खुद ही छोड़ना पड़ा। खैर, वह तो एक अलग कहानी है। फिलहाल हम रूस के इतना बड़े होने की बात करेंगे। मगर यह सब कैसे हुआ, यह समझने के लिए आपको इतिहास में जाना होगा। दरअसल इस कहानी की शुरुआत आज से 1000 साल पहले हुई थी। तब रूस कोई सुपर पावर या बड़ा देश नहीं, बल्कि स्लाविक लोगों का ढीला ढाला संगठन था। हालांकि ये लोग संगठित नहीं थे, मगर यही एक समृद्ध समाज था जिनके पास सारे ऐशो आराम और बहुत सारा पैसा था। मगर इनकी अपनी कुछ कमजोरियां भी थीं, और उनकी यह कमजोरी ही उन्हें विनाश की ओर ले गई। दरअसल उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उनके खुले सपाट और घास के मैदान। असल में उनके पास एक ऐसी जमीन थी जिस पर कोई भी सेना हवा की तरह दौड़ सकती थी, क्योंकि उसे रोकने के लिए न कोई समुद्र था न पहाड़, बस फिर क्या था। जल्द ही यह मंगोल की नजर में आ गए। मंगोल साम्राज्य के 40,000 योद्धा अपने हाथ में हथियार लेकर एशिया पार करते हुए यहां पहुंच गए। उन्होंने यहां जो कुछ देखा उसका विनाश कर दिया। रास्ते में आने वाले शहरों को जला डाला, लोगों को अपना गुलाम बना लिया और स्लाविक लोगों का कहीं का नहीं छोड़ा। अब ये लोग मंगोल को टैक्स देने के लिए मजबूर थे। यह कितनी अजीब बात थी ना, कि यह बेचारे लोग ऐसे साम्राज्य को टैक्स दे रहे थे जो दुनिया के दूसरे छोर पर मौजूद था। इनके पास मंगोल से पीछा छुड़ाने का कोई विकल्प नहीं था। धीरे धीरे स्लाविक लोग उनके गुलाम बनते चले गए। मगर पूरे एरिया की यह बात नहीं थी, बल्कि कोई ऐसा था जो लगातार मजबूत हो रहा था। जी हां, आपने सही सुना। एक्चुअल में इन सब के बीच एक शहर लगातार ताकतवर होता जा रहा था, और यह शहर था मॉस्को। क्योंकि मॉस्को में फर का व्यापार अपनी पीक पर था। फर की बात की जाए तो यह जानवरों की स्किन से मिलता है, लेकिन यह यूरोप में सोने से भी ज्यादा कीमती हुआ करता था। एक तरफ यह यूरोप को फर बेचकर अमीर हो रहे थे, तो दूसरी ओर इन्हें यूरोप से गन पाउडर और नई हथियार तकनीक भी मिल रही थी। और यही वह रास्ता था जिसके जरिए यह मंगोल को पीछे हटा सकते थे। बस फिर क्या था? धीरे धीरे मॉस्को ने गुप्त युद्ध करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मंगोल पीछे जाने को मजबूर हो गए। यह सच में अद्भुत जीत थी जो साम्राज्य दुनिया को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर रहा था। अब वह मॉस्को के सामने घुटनों पर था। ऐसा लग रहा था कि मॉस्को ने खुद से वादा कर लिया है कि अब चाहे जो हो जाए, कोई भी हमें झुका नहीं सकता। मगर समस्या फिर भी वही की वही थी। उनके पास केवल खुले सपाट मैदान थे, कोई प्राकृतिक सीमा या रक्षक नहीं, जैसे भारत के पास हिमालय है। लेकिन अब मॉस्को की सरकार ने सोच लिया था कि भले ही प्रकृति ने हमें नेचुरल सुरक्षा नहीं दी है, पर अब हम उसे छीन लेंगे। इसके लिए उन्हें पहाड़ और समुद्र जैसी प्राकृतिक सीमाओं की जरूरत थी। बस फिर क्या था? यहीं से शुरुआत हुई रूस की सबसे बड़ी यात्रा की, और यह यात्रा भी अपनी सीमाओं को इतना फैलाने की जिससे आज वह दुनिया का सबसे बड़ा देश बनकर हमारे सामने है। इसके लिए सबसे पहले रूस ने निशाना बनाया यूरोप को, जिससे कुछ पहाड़ अब रूस की सीमा में शामिल हो चुके थे। इन्हें अपनी रक्षा के लिए पहाड़ मिल गए थे। साथ ही शानदार कारोबार और नई तकनीक का व्यापार भी अपने चरम पर आ गया, जिससे लगातार पैसा आ रहा था और ताकत बढ़ रही थी। इन्हें एक तरफ पहाड़ तो मिल गए थे, लेकिन अभी भी दूसरी तरफ बड़ा गैप मौजूद था, यानी सपाट घास के मैदान, जिसके जरिए कोई भी आसानी से मॉस्को तक पहुंच सकता था, ठीक वैसे ही जैसे मंगोल वहां तक पहुंच गए थे। इसलिए अब इसे भी फिक्स किया जाना जरूरी था। ऐसे ही समय गुजरता गया, और आगे 15वीं सदी में असल में मॉस्को अब अपनी पहाड़ियों के साथ साथ और भी मजबूत बफर जोन की तलाश में थी, ताकि उनके साम्राज्य को पूर्व से बचाया जा सके। और फिर सत्ता में आया
एक ऐसा नाम जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसका नाम था इवान द टेरिबल। नाम जितना भयानक था, उसके कारनामे उससे भी ज्यादा भयानक थे। उन्होंने सोचा कि धरती हमें जितनी दूर तक जाने देगी, हमें उतना आगे तक जाना है। बस फिर क्या था, यह आगे बढ़ते चले गए और फिर सामने आई एक विराट और बर्फ से ढकी हुई भूमि जिसका नाम है साइबेरिया। यह एक ऐसी जमीन थी जहां पर लोग भी ज्यादा नहीं रहते थे। एक तो लोगों की संख्या कम, ऊपर से बर्फ, इसलिए किसी ने रूसी कब्जे का विरोध ही नहीं किया और बहुत धीरे और आसानी से साइबेरिया पर रूस का कब्जा हो गया। रूस का कब्जा तो हो गया था, लेकिन यहाँ की असली चुनौती थी ठंड, जो लगातार मौत की ओर धकेल रही थी। मगर फिर ठंड के साथ साथ इन्हें एक ऐसी चीज भी मिल गई जो इन्हें और भी शक्तिशाली बना सकती थी, और वह थी मोटी खाल वाले जानवर। इनकी खाल यूरोप में अविश्वसनीय कीमत पर बिकती थी। यह सोने चांदी से भी ज्यादा महंगी थी और यही रूस के पूर्व की ओर लगातार बढ़ने का ऊर्जा स्रोत बन गया। उन्होंने अपने फैलाव की यात्रा मंगोल जैसे हमलों से बचने के लिए की थी। यह नहीं चाहते थे कि जैसे मंगोल ने उन्हें घेर लिया था वैसी घटना दोबारा हो, इसलिए वे आगे बढ़ते गए। वे साइबेरिया पर ही नहीं रुके और प्रशांत महासागर तक पहुंच गए। प्रशांत महासागर यानी दुनिया का सबसे आखिरी किनारा। अब ये लोग मॉस्को से इतनी ज्यादा दूर आ चुके थे कि मॉस्को में बैठी सरकार को खुद भी नहीं पता था कि उनके लोग वहां पर आखिर कर क्या रहे हैं। वे वहां कब्जा कर रहे हैं या खुद शोषण का शिकार हो रहे हैं। वे बस उम्मीद कर रहे थे कि सब कुछ ठीक चल रहा होगा, लेकिन इसके बाद भी वे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। यह लड़ाई शुरू तो खुद की सुरक्षा के लिए हुई थी, मगर अब रूस को इसमें आनंद आने लगा था। अब रूस लगातार अपना फैलाव कर रहा था। हालांकि आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि रूस ने इतना विस्तार किया, मगर इसके लिए उन्हें कोई बड़ा युद्ध नहीं करना पड़ा, न खून बहाना पड़ा और न ही लोगों की जान लेनी पड़ी। पता है क्यों? दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि जब रूसी खोजकर्ता दूरदराज के किसी शहर या इलाके में पहुंचते थे तो वे सीधे युद्ध नहीं करने लगते थे। इनफैक्ट जब वे किसी दूर की जनजाति या संस्कृति से मिलते तो पहले बात करने और समझाने की कोशिश करते थे ताकि लोगों को आसानी से मनाया जा सके, और जब वे मान जाएं तो उन्हें साम्राज्य में शामिल किया जा सके। लेकिन अगर कोई विरोध करता था तो भी वे वापस नहीं लौटते थे, क्योंकि फिर उनके पास पुराना हिंसक साम्राज्यवाद का हथियार भी था। साथ ही वह इतना विस्तार इसलिए भी कर पाए क्योंकि आसपास की जगह बहुत ही वीरान थी, लोग बहुत ही कम रहते थे और यहाँ की संस्कृतियां ज्यादा जनजातीय मानी जाती थी। उसके अलावा रूस एक बढ़ता हुआ साम्राज्य था और एक बढ़ते साम्राज्य में शामिल होना हर किसी को फायदे का सौदा लगता था। यही वजह थी कि रूस बिना ज्यादा युद्ध के आगे बढ़ता चला गया। वैसे इसकी एक और वजह यह भी थी कि रूस ने लोगों को उनकी अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान के साथ अपने में शामिल कर लिया था। रूस ने कभी भी अपनी संस्कृति और भाषा को दूसरे लोगों पर थोपने की कोशिश नहीं की थी। अगर आज के रूस की बात की जाए तो यह केवल एक विशाल भूभाग नहीं है, बल्कि यह 85 हिस्सों में बंटा हुआ एक कन्फेडरेशन है जिसमें 22 रिपब्लिक हैं। ये अपनी आधिकारिक भाषा और अपनी विधानसभा रखते हैं और केवल रूस के अंतरराष्ट्रीय मामलों से ही जुड़े हुए हैं। यानी आप कह सकते हैं कि इस बड़े से देश के अंदर 22 छोटे छोटे देश अपनी अलग पहचान के रूप में मौजूद हैं। इसके अलावा रूस में कुछ ऐसी जगह भी हैं जिनके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा, जैसे कि साखा गणराज्य। अगर साखा गणराज्य की बात की जाए तो रूस के सुदूर पूर्व में 31 लाख वर्ग किलोमीटर का एक विशाल इलाका है। इसका टाइम जोन मॉस्को से 6 घंटे आगे है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ के लोग बाकी रूसी लोगों की तरह बिल्कुल नहीं दिखते। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके पूर्वज उत्तरी साइबेरिया की तुर्किक जनजातियों से आते हैं। इनके पास अपनी अलग भाषा और संस्कृति है। साखा गणराज्य की राजधानी है याकुत्स्क जी। हाँ, यह वही शहर है जिसे दुनिया का सबसे ठंडा शहर माना जाता है। यहाँ पर हीरे मिलते हैं और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के 25% हीरे यहीं से आते हैं। इसके अलावा एक ऐसी ही जगह है दागिस्तान। दागिस्तान का मौसम गर्म और सुखद है। यहाँ पर 13 आधिकारिक भाषाएं बोली जाती हैं और कई गैर आधिकारिक भाषाएं भी मौजूद हैं। इसकी आबादी की बात की जाए तो यह रूस के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग है।
क्योंकि यहाँ पर लगभग 83% आबादी मुस्लिम है। अब आप समझ ही सकते हैं कि रूस के अंदर बहुत ज्यादा विविधताएं हैं। इतनी ज्यादा विविधताएं और इतना बड़ा आकार होने के बावजूद यह देश एक है। हालांकि मदर अर्थ यानी प्रकृति ने सालों से इन लोगों की संस्कृति को मिटाने की कोशिश की है, मगर इसके बावजूद भी ये आज भी एक साथ हैं। वैसे आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।